प्रेम पूर्वक जय बाबा। मैं वो डालना भूल गई कि ये महाबलेश्वर की बाबा की भूमि है। कितने बार बाबा यहाँ आए। आप लोगों को पता है महाबलेश्वर में मस्त आश्रम था, मैड आश्रम था, और हैंडीकैप्स के लिए 3-3 आश्रम बाबा चला रहे थे महाबलेश्वर में। और ऐसी ऐसी जगह बाबा रहे हैं कि पूछो मत। वो मैं सब ट्रैवल विथ बाबा ग्रुप में मैंने सोचा अगर जगह कवर कर पाएंगे तो अच्छा है, नहीं भी कवर कर पाएंगे तो आजकल मैं लिस्ट जो बनाई है वो मैं लिस्ट डाल दूंगी। कम से कम आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जब कोई आप लोग यहाँ आते हैं तो अपने आप ढूंढ लीजिए, या तो यदि हम ढूंढ पाएंगे तो आपको जीपीएस मिलेगा, नहीं तो कम से कम लिस्ट तो मिलेगी, तो आप उन जगह पर जा सकते हैं। तो हम लोग सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये सुंदर ब्लू बस टूर हम लोग पढ़ रहे हैं, बाबा के साथ यात्रा करेंगे। और पिछले बार हमने देखा कि अभी पहली जो ब्लू बस टूर थी इसकी घर वापसी शुरू हो जाएगी अभी। तो वापसी के लिए उन्होंने वापस जबलपुर गए। तो हमने पिछले बार जबलपुर का देखा था मेरे ख्याल से। एक मिनट अभी थोड़ा सा फोकस। तो जबलपुर जाकर के बाबा ने फिर मस्त आश्रम खोला। जबलपुर में भी मस्त आश्रम था, 2 नंबर का पहला आश्रम, मस्तों का पहला आश्रम बाबा ने अजमेर में खोला और दूसरा आश्रम बाबा ने जबलपुर में खोला। अब जबलपुर में ये मस्त आश्रम में बाबा का जोरों शोरों से काम चल रहा है। मस्तों के साथ उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना, खेलना, उनके साथ समय बिताना ये बाबा का पसंदीदा काम था। बाबा मस्तों के साथ बड़े खुश होते थे। तो इसको हमने देखा था। तो उसी सिलसिले में आगे देखते हैं। एलिचपुर के बारे में हमने पढ़ा था। एक पिछला पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लेती हूँ, है ना। At about this same time, Baba had sent Chhagan on a journey of over 300 miles to Ujjain and back to bring him the so-called beggar he had contacted while driving through the bazaar. When Chhagan returned to Jabalpur with the mast, Baba admitted him to the ashram for a 10-day stay. The name of the near-naked 6-plane high mast went unrecorded. इस मस्त का नाम पता नहीं है, लेकिन ये हकीकत आपको याद होगी कि उज्जैन की रास्तों में जब बाबा घूम रहे थे तो बाबा ने ऊपर नीचे गोल गोल काफ़ी सारा बस को आगे पीछे घुमाया और पूरे मार्केट में बाजार में बस को घुमाया और सतत बाबा की नज़र किसी को ढूंढ रही थी। तो बाबा को ये तो पता था कि ये मस्त यहीं कहीं है। और जैसे वो मस्त की और बाबा की नजरा नजर हो गई, वो मस्त ने बाबा की आंखों में देखा। दोनों को आंखों आंखों में इशारा हो गया। बाबा की आंखों से बिजली जैसे तारे चली और मस्त की आंखों में गई और वहीं पे उनका संपर्क हुआ और बस आगे निकल गई। और बाबा ने बोला कि उज्जैन आने का मेरा हेतु सफल हो गया। तो देखो, एक मस्त के लिए बाबा वहां गए थे। जब अब बाबा ने जबलपुर में आश्रम खोला तो जहाँ कहीं मस्तों को ढूंढ के चुन चुन के रखा था, उनको लाने के लिए हर दिशा में, देश के हर कोने में बाबा ने अपने लोगों को भेज के, चाहे वो 150 मील की दूरी हो, 300 मील की दूरी हो, हर कोनों से मस्तों को जबलपुर के आश्रम में लाया गया। इसी प्रकार जो ये अजमेर का मस्त था, इसको भी लाया गया, लेकिन उसका नाम दर्ज किया नहीं है। वो करीब करीब नंगा था, लेकिन 6वीं भूमिका का था। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Among Baba's other contacts was an elderly Mazhoob-like 6-plane mast called Dada Maharaj from Amravati, who was so weak that the men had to take turns carrying him on their backs along with his bundle and hat, which he called his parents. तो अमरावती से कोई जुड़ा है क्या? नागपुर से, अमरावती से, विदर्भ से? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने नाम सुना था, ये रोहणेकर जी को पता होगा। ये जो दादा महाराज है उनका नाम सुना था हमने। तो दादा महाराज करके एक संत अमरावती के जाने माने हैं। तो ये बहुत उम्र में बूढ़े थे
और मजहूब टाइप थे, मतलब सातवीं भूमिका के, लेकिन छठवीं भूमिका में ही थे, लेकिन मजहूब टाइप, उनको खुद का भान नहीं था। और इनको इतने दुबले थे, इतने वीक थे, तो उनको पीठ पे लाना पड़ा मंडलीजन को। और साथ में उनकी जो गठरी थी, है ना, मराठी में हम गाठोड़ बोलते हैं, तो हिंदी में गठरी बोलते हैं, बंडल जो था उनका कपड़ों का होगा, और एक हैट थी, तो उसको भी मंडलीजन को कैरी करना पड़ा, उनका गठरी को और हैट को। तो ये क्या था, उनका बोझा था, उनका बिलोंगिंग्स था। तो दादा महाराज उसको क्या कहते थे, ये मेरे पेरेंट्स है, कहते थे मेरे माता पिता है वो गठरी और वो हैट। Although Dada Maharaj had many followers, he also had numerous detractors, some of whom complained of what they deemed his excessive use of cannabis. दादा महाराज को भांग या गांजा ये पीने की आदत थी, है ना, नशा करने की आदत थी। तो दादा महाराज के कई सारे भक्त थे, लेकिन उनके आलोचक या निंदक भी बहुत थे, जो कि उनकी आलोचना करते थे कि दादा महाराज बहुत ज़्यादा भांग पीते हैं, नशा करते हैं, या क्या कहते हैं उसको, गांजा पीते हैं, इसके ये नशा करते हैं करके उनके ऊपर काफ़ी सारी आलोचना की जाती थी। Others thought that he exerted some kind of mental control over the police and justice system in his region. बाकी लोग ऐसा सोचते थे कि उनके इलाके में जो भी न्याय का सिस्टम है और पुलिस का सिस्टम है, ये सबको दादा महाराज ने अपनी मुट्ठी में रखा है, उनके कंट्रोल में ये सारा सिस्टम है, ऐसा बाकी लोग वहाँ के मानते थे। अच्छा, नीलम जी ज्वाइन हुई है कि नहीं, वो काफ़ी बिजी है आजकल माता की, सास की सेवा में, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और भी कोई थोड़ी जिम्मेदारी। ए बाप रे, मेहर बाबा कहाँ गया अब ये पन्ना, मुश्किल है ढूंढना, 1 मिनट, हाँ थोड़ा रुकिए, बहुत मोटी किताब है इसको। मेहर बाबा, तो 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, ये हाँ तो मिल गया, पेज नंबर 208 पे हम लोग हैं। मेहर प्रसाद, नीलम जी कोई जुड़े हैं क्या, नीलम जी जुड़ी है क्या, सुषमा जी, नीलम जी है क्या हमारे बीच में? ओ नो, अरुण में देखते, नो, नीलम जी नहीं है, मेहर प्रसाद भी नहीं है, वो भी आउट ऑफ स्टेशन है। श्वेतांबरी है नेक्स्ट, ओ श्वेतांबरी भी नहीं है, तो आज कोई भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है, हम दूसरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग का कुछ प्रबंध हमें करना पड़ेगा। जय बाबा। ओके, 2 मिनट मुझे देना, दे रहा हूँ, इन केस अगर ये रिकॉर्डिंग चला जाता है, या क्या करूँ, छोड़ दूँ? अरे बाबा, तुम्हारा रिकॉर्डिंग कहाँ है, प्लीज कैन यू? सैमसंग, ओके, हाँ मिला, ओके, करूँ क्या? ओके, सो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, यदि अगर होता है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जय बाबा, एज बाबा विशेष। आज कोई भी नहीं है ये महानुभाव, श्वेतांबरी को कोई मैसेज डाल दीजिएगा। और हम दूसरा देख रहे थे कि अमरावती से कोई है क्या, योगिता काळे यहाँ से है ना, नहीं है अमरावती से, कोई बात नहीं है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो ये दादा महाराज अमरावती की जो है, विठल भाऊ काजे अगर आज होते तो थोड़ी सी और हमें पता चलता था दादा महाराज के बारे में, तो उनको कोई मैसेज डाल दीजिए अगर नंबर है तो। देशपांडे भाऊ अगर है तो वो, या गांगड़े सर है तो वो काजे भाऊ को मैसेज डाल दीजिए, या आप लोगों को अगर पता है गांगड़े सर और देशपांडे भाऊ दादा महाराज अमरावती, तो थोड़ा हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं आपसे, हम लोग सुनेंगे सभी लोग। Others thought he exerted. Okay, Dada Maharaj spent only a few hours in Baba's presence
because he had recognized Baba to be God before meeting him. There was little work left for Baba to do. तो दादा महाराज को भले वो मजहूब टाइप थे, लेकिन बाबा को उन्होंने बाबा से मिलने के पहले ही उन्होंने बाबा को पहचान लिया था, और कि बाबा ईश्वर है, ऐसी बाबा की पहचान दादा महाराज साहब को हो गई थी, जो कि अमरावती के है। इसीलिए उनके ऊपर करने जैसा ज़्यादा कुछ काम बाबा के लिए बचा नहीं था, और थोड़े ही घंटे उन्होंने बाबा की कंपनी में व्यतीत किए, और बाबा उनके लिए ज़्यादा कुछ काम बाबा को करना नहीं था। अनादर जो कोई बाबा को पहचानते थे उनको बाबा का सहवास कम मिलता था, ये बात तो है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 209। अनादर न्यू कॉन्टैक्ट वॉज, यहाँ अभी ज़्यादातर है ना इसमें, क्योंकि जबलपुर में मस्त आश्रम स्थापित हो रहा था, तो सारे मस्तों की इसमें जानकारी करीब करीब थोड़ी संक्षेप में दी गई है। अनादर न्यू कॉन्टैक्ट वॉज ए हाई मस्तानी फ्रॉम सियोनी, an old woman called Khala Masi, literally auntie या aunt. As soon as she saw Baba, she pressed her temples with her hands, a woman's gesture for those she loved, and she went to embrace him. After being bathed, clothed, and fed, sitting alone with Baba, Khala Masi pleaded, "You are the ocean. Give me a few drops from it to drink." Baba also re-established contact with Magar Sham and continued to bath him and massage oil into his skin until he was completely healed, no longer reminiscent of a ferocious reptile. तो ये जो मस्तानी है सियोनी की, खाला मासी, इसके पिक्चर अवेलेबल है, वीडियोस में भी ये दिखती है, आपने देखा होगा। तो ये सियोनी से थे, और वो बहुत उच्च अवस्था थी उस मस्तानी को, और उसको खाला मासी कहते थे, बूढ़ी औरत थी। और मासी मतलब हम सबको पता है, आंटी या मौसी। तो जैसे ही जिसको भी वो प्रेम करती थी तो वो ऐसा करती थी। तो जैसे बाबा को उसने देखा तो अपने दोनों हाथों से उसने ऐसा किया, तो बाबा को मतलब एक प्रकार का हम कह सकते नमस्कार किया, और वो बाबा को आलिंगन देने गई, और उसने बाबा को आलिंगन दिया। उसको भी नहलाया, उसको नहलाने के पास, उसके कपड़े बदलने के बाद, उसको खिलाने के पास बाबा अकेले में उसके साथ बैठे, और तब खाला मासी या वो मस्तानी ने कहा बाबा से कि तुम तो समंदर हो, दरिया हो, इस दरिया से चंद बूंद मुझे भी पीने को दे दो। देखो क्या मतलब, उसने भी बाबा को पहचान लिया था वो मस्तानी ने, तभी वो बाबा से अर्जी कर रही है कि तुम्हारी प्रेम के समंदर से 2 बूंद मुझे भी कुछ चंद बूंदे पीने को दे दो। बाबा ने जो मगर शाह, आपको याद होगा अजमेर या कहीं बाबा ने उसे कांटेक्ट किया था, जिसकी चमड़ी एकदम मगरमच्छ जैसी हो गई थी, और बाबा ने नहला के उसकी चमड़ी को खूब बाबा मसाज करते थे। तो ये मगरमच्छ को भी वहां पर लाया गया, और तब तक बाबा ने उसकी मसाज की तेल से, जब तक उसकी त्वचा नॉर्मल साधारण नहीं हो जाए, मतलब कितना कष्ट का काम था, जिसकी चमड़ी पूरी मगरमच्छ जैसी हो गई है, उसको नॉर्मल करने में कितने कष्ट बाबा को हुए होंगे। और इतना बाबा ने उसको, थैंक यू सुषमा जी, और बाबा ने उसको इतना मसाज किया कि अब वो जो भयंकर उसकी चमड़ी थी मगरमच्छ जैसी, अब उसके अवशेष भी नहीं बचे, नॉर्मल स्किन हो गए उसके। Baba's ongoing engagement with the must continued to affect the woman. Baba is very little with us these days, Kitty lamented in a letter to the Londoners. We are not allowed to touch him, nor does he appear to see us, if you can express it so. He is far away in thought and work of another kind.
तो अब महिलाओं के हिस्से में बाबा बिल्कुल नहीं आते थे। बाबा अपने मस्त कार्य में इतने बिजी थे कि महिलाओं को दिखते भी नहीं थे। और किटी तकरार करती है, तकरार इन द सेंस कि वो जो लंदन में उनके सहेलियां थी उनसे वो लिख रही है, दोस्तों से लिख रही है कि आजकल हमें बाबा को स्पर्श करने को भी मना है और वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। अब जब दिखाई देते हैं तो वो सामने तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया में कुछ दूसरा कार्य कर रहे हैं। Rano observed the immense toll that must hunting took on him. Only those who actually traveled with Baba have any idea of the hardships of those tours. We would only catch a glimpse of Baba on his return, worn, tired, barely recognizable, washing and bathing these musts, seeing to their food and daily needs, having the money to see to their slightest fancy. Meher Baba showed in day by day fashion that truly he is the slave of the love of his lover. बाबा ने ये बताया कि वास्तव में वो अपने प्रेमियों के दास है ना। भाव का वो भजन है, प्रेमी के तुम दास बाबा। तो इतना बाबा उनके लिए कष्ट लेते थे, उनको ढूंढना, उनको नहलाना, उनकी सेवा करना, इसमें बाबा इतने थक गए, इतने वॉर्न आउट, ये सुंदर शब्द है इंग्लिश में, पूरे थके हुए। बाबा समझ में नहीं आते थे, पहचान में नहीं आते थे, ऐसे बाबा की हालत हो गई। जाहिर है इतने मस्तों को नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनकी हर मर्जी रखना, वो जो भी मस्त कहते थे वो बाबा करते थे। चाहे फिर कोई चाय पिलाने को कहता था, कोई सिगरेट पीने को बोलता था, जो भी मस्त कहता था बाबा उनकी बात कभी टालते नहीं थे, मानते थे, उनको खुश रखने की कोशिश करते थे। तो इतने बाबा थक गए थे कि उनको पहचान में बाबा नहीं आ रहे थे। ओके, मैंने कुछ छुटाने नहीं देख रहे। रानो ऑब्जर्व दैट इमेंस टोल मस्ट हंटिंग ओनली दोस हु, केवल जिन्होंने बाबा के साथ यात्रा की है और इन्होंने बाबा को इस प्रकार से काम करते देखा है, वो ही केवल इस बाबा की मुसीबत को समझ सकते हैं कि कितने बाबा परिश्रम लेते थे मस्तों के लिए। मतलब खुद को भूल कर यदि अगर कुछ काम करना है तो इस प्रकार से काम करना होता है, चाहे जो भी हो, हर हालत में, हर कीमत पर। ये बाबा ने हमारे लिए एक आदर्श रखा है कि किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। हाउ टू डू आवर ड्यूटी, हाउ टू डू द रियल वर्क, सेल्फलेस, खुद को भूल कर। Expressing his love and respect for the mosque, Baba said, "They feel so happy with me because they see Baba and know who Baba truly is, a thing which you, with your glass eyes, cannot see." मस्तों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बाबा स्वयं कहते हैं कि मस्त मेरे साथ इतने खुश होते हैं क्योंकि उनको मालूम है बाबा वास्तव में कौन है, और जैसे बाबा वास्तव में है वैसे ये मस्त बाबा को देखते हैं, जो तुम में से कोई भी समझ नहीं सकता है, तुम में से कोई भी देख नहीं सकता है। तुम्हारी स्थूल आंखों से जो तुम नहीं देख सकते, वो मस्त जिसको दुनिया पागल कहती है, वो हम मुझे देखते हैं। They see me with quite a different eye, and this special inner eye sees my divine form. ये मस्त मुझे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते हैं, अपनी सूक्ष्म आंखों से, आंतरिक आंख से मुझे देखते हैं, और इसीलिए मेरा जो दैवी रूप है उसको ये देखते हैं। और जाहिर है हमें अपने असली रूप में कोई देखेगा तो हम खुश हो जाते हैं, और जिनको हमारे बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो हम भी उनसे रिजर्व रहते हैं। तो उसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि तुम लोग जो नहीं देख सकते हैं वो ये मस्त देखते हैं, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है।
With your gross eyes, बाबा आगे कहते हैं, with your gross eyes, you can only see the playthings of Maya, this table, chair, etc. But the internal eye, which this must have, sees through all this and in them sees God alone. बाबा कहते तुम्हारी भौतिक आंखों से तुम खाली भौतिक चीजें देख सकते हैं, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पर्दा है, लेकिन इत्यादि इत्यादि, परंतु जो आंतरिक आंख है, जो कि केवल मस्तों के पास है, उसके माध्यम से वो मुझे देखते हैं, और एंड इन देम सीज गॉड अलोन, और उस आंतरिक आंख से वो केवल ईश्वर को देखते हैं, उस आंतरिक आंख में वो केवल ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को देखते हैं. I love these lovers of God. They care for nothing of the world. They are so blissful, indifferent even about their bodily needs, all for love of God. While the whole world only craves and cries for things of Maya and rushes at each other's throats for its gratification, these musts are true soldiers of God. देखो बाबा स्वयं कह रहे, ये मस्त, ये वास्तव में ईश्वर के सैनिक है. मैं इनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो ईश्वर के सच्चे प्रेमी है. दे आर द लवर्स ऑफ गॉड. वो मायावी दुनिया की कोई भी चीजें की फिक्र नहीं करते हैं. वो अत्यंत आनंददायी है और ये सभी दुनिया के प्रति बहुत इंडिफरेंट है, बेदरकार है. यहाँ तक कि उनको अपने शरीर की जरूरतों का भी भान नहीं होता है. सब कुछ ईश्वर के प्रेम में वो डूबे होते हैं. जबकि सारी दुनिया केवल ये माया के पीछे दौड़ती है और मायावी चीजों को पाने की चाह रखती है. सब कुछ दौड़ते हैं अपनी संतुष्टि के लिए. तब ये मस्त है, अपने शरीर और ये दुनिया का भान रखे बिना केवल ईश्वर पर प्रेम करते हैं. It's unfortunate, John Keane would later write, that scant justice has been done to the general atmosphere of this ashram. इसके बाद में डॉन्किन ने अपना दुख जताया है, जिन्होंने वेफेयरर्स लिखा. हालांकि वो कहते हैं कि 2 नंबर पे जबलपुर आश्रम था, लेकिन जबलपुर में जो मस्त आश्रम था, इसको जिस प्रकार से न्याय देना चाहिए वैसे प्रकार से में नहीं दिया गया. That scant justice has been done to the general atmosphere of the ashram. का जो बाकी वातावरण था उसको बहुत कम न्याय दिया गया. मतलब इसका एक ही एक है कि बाकी लोग जो है, मंडली जो है, इनको बाबा ध्यान ही नहीं देते थे, इनको गिनते ही नहीं थे, कहो तो अपनी भाषा में. लेकिन ये जबलपुर का आश्रम के बारे में अधिक हम नहीं लिख पाए. ये भी वो कहते कि अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है. अब आगे हम आगे का पढ़ते हैं. अब यहाँ पर नहीं है, पर चूंकि मैं महाबलेश्वर में हूँ और 2 दिन 6-7 किताबों से थोड़ा सा निकाला, तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि महाबलेश्वर में 3 आश्रम, मस्त आश्रम, मैड आश्रम एंड आश्रम फॉर दोज आर पुअर एंड इनकेपेबल. असहाय है, मतलब हैंडीकैप या गरीबों के लिए. और जो 5 गनी से महाबलेश्वर का रास्ता है, उसको पसरणी एक एरिया आता है. पसरणी का घाट करके प्रसिद्ध है, वो पार करके महाबलेश्वर में आया जाता है. दूसरा भी एक घाट है. तो सातारा कोल्हापुर रोड से अगर बॉम्बे से आते हैं तो पसरनी का घाट है. वाई के बाद, वाई और महाबलेश्वर के बीच में जो घाट है उसको पसरनी का घाट बोलते हैं. दुष्कर घाट है. तो पसरनी नाम की जगह है जो महाबलेश्वर के पास ही है, 5 गनी के पास में. वहाँ पर नवाब महल करके था, आपको गूगल में भी वो मिलेगा, मैं साझा करूँगी. तो उसमें भी बाबा रहे थे. हालांकि अपना रीडिंग का टाइम हो रहा था, मुझे कोई मिला नहीं कि जो जिम्मेदारी उठा ले रीडिंग की.
तो इसलिए हमने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया, नहीं तो वो रास्ते में पड़ता था, हमको जाना था। लेकिन मैंने गूगल में ढूंढ लिया है, अभी भी वो जगह बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर बाबा रहे थे। आपको अगर संभव है तो ज़रूर जाना। और वहाँ पर भी बाबा ने मस्त आश्रम चलाया था, ये मुझे मालूम पड़ा बाद में। तो यही बाबा के किताबों में कहाँ क्या क्या छिपा है, हम जब तक नहीं जानेंगे। हम जो जो आप जानते हैं हमको बताओ, हम जो जानेंगे आपको एक दूसरे को साझा करना है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई व्याख्याता नहीं है, हम सब एक है। मैं बार बार इस बात को जताती हूँ, तहे दिल से इसको मानती हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई मुझे बोलता है कि प्रेयर करो, तो भी मैं कहती हूँ कि हम सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। आप खुद भी बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम कोई आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, हम सब एक कश्ती के हैं एक ही नाव में प्रवास कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। बर्थडेज, रैलीज एंड बोटिंग ऑन द नर्मदा। तो यहाँ जन्मदिन है, अम्ब्रेला है, और नर्मदा में बोटिंग का अनुभव है, जो जबलपुर में भेड़ा घाट में, वो बंदरपुरी जगह है। ऐसा पढ़ने में आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा आश्रम था, कहना चाहिए नीलिमा जी आपको। महाबलेश्वर का यदि आप पूछ रहे हैं, तो महाबलेश्वर का तीसरा आश्रम जो है असहाय दुर्बल, ऐसा लिखा है। वे फेरस में आप देखेंगे महाबलेश्वर, तो आपको ये जानकारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पूरी जानकारी नहीं है कि कहाँ था वो। मैं डॉक्टर वासुदेव को भी मैसेज डाला, लेकिन उनका जवाब नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठाया। लेकिन बाद में बाबा की दया से वो पढ़ने को मिला कि वो आगा खान पैलेस जो है, आगा खान पैलेस में फ्लोरेंस हॉल में जहाँ बाबा रहते थे, तो वहाँ पर सामने घोड़ों की पागा थी, उसी को ही सारा उसका वर्णन दिया है। वो निकाल विकाल करके वहाँ पर आश्रम बनाया था। तीसरा आश्रम दुर्बल और असहाय, मतलब हम से कह सकते हैं कि हैंडीकैप जो है, बूढ़े है, गरीब है, ये कह सकते हैं। शब्द है असहाय और दुर्बल। नीलम जी, नीलिमा जी, आपकी नीलिमा तिजारे जी, आपकी सवाल का जवाब मिल गया हो तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ नहीं है वो हिस्सा, शायद आएगा आगे, देखेंगे। थैंक यू, जय बाबा। इन द क्या है, एक के सवाल से दूसरा सबका समाधान हो जाता है। मेरे भी पढ़ने में कल रात को ही सब काम निपटने के पश्चात जल्दी में टाइम नहीं, सवेरे जल्दी उठना है, बैग भरना है, ऐसे में गेस्ट अभी गए तो मैं देख रही थी तभी दिखाई दिया वो बाबा ही दया बरसते हैं, दिखा देते हैं, सब कुछ वही करते हैं। He helps us. In the midst of his must work, Baba reserved time to be with the women. Late in the afternoon of April 17, he took them out to visit a 12th century fort called Madan Mahal, Palace of the God of Law. The ancient palace of the Gond kings, Mani noted, built only from one huge rock, the only one of its kind in India. तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जब जबलपुर बाबा गए तब भी मोती महल जो है, सॉरी, मदन महल को बाबा ने भेंट दी थी, ऐसा शायद हमने पढ़ा था। तो जबलपुर के पास में ये मदन महल है, आप अगर जाते हैं तो आपको शायद देखने अभी भी मिलेगा। तो बाबा अपने मस्त कार्य के बीच में महिलाओं को भी थोड़ा न्याय देते थे बीच बीच में, क्योंकि वो अपसेट हो जाती थी कि बाबा की कंपनी में मिलती नहीं। देखो कैसा उनको भी कसरत करनी पड़ती थी। उनका पसंदीदा कार्य क्या है, मस्तों के साथ रह के उनकी सेवा करना, लेकिन उनको महिलाओं का भी ख्याल रखना पड़ता था। वो नाराज नहीं हो करके उनको समय दे दो, उनको जो पसंद है थोड़ा आउटिंग के लिए ले जाओ, है ना। तो 17 अप्रैल की शाम को बाबा इन सबको मदन महल दिखाने गए। अब एक ही पत्थर से ये मदन महल बनाया गया, ऐसा कहते हैं। ये बहुत प्राचीन है, गोंड राजा के समय का, गोंड राजा के समय बना हुआ है, सुंदर महल है। और भारत में इस प्रकार का एक ही महल है जो एक ही पत्थर से बना है, ऐसा मनी ने लिखा है। अगर भोपाल वाले यहाँ कोई है तो इसके बारे में और जानकारी हमें दे सकते हैं। है क्या कुमार जी, जय बाबा? और या तो मीरा जी या रेखा मड़वी जी है। रेखा जी, आप जानते हैं क्या ये मदन महल के बारे में?
Baba had taken Walter and Hedy there the previous December during the group's first visit to Jabalpur. बोला कि जबलपुर की जो पहली दिसंबर 1938 में बाबा ने यहाँ भेंट दी थी और वॉल्टर और हेदी को भी बाबा इस मदन महल लेके गए थे। तो ये मदन महल दिखाने के लिए बाबा महिलाओं को लेके गए। The evening, Helen and Hedy departed for Switzerland by Baba's order. Helen had suffered a relapse in Jabalpur, and Hedy longed to return home to her family. Chanji delivered them to Bombay, where they boarded a ship bound for the west on the 20th. It was one of the last boats to sail from India before civilian travel became too dangerous and schedules were suspended for the duration of the war. कैसी कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था, कैसे उनके महान भक्त और बाबा भी देखो, इसीलिए तो दे वर द सिलेक्टेड वन। तो शाम को हेलेन और हेदी स्विट्जरलैंड के लिए गए, बाबा की आज्ञा से गए, क्योंकि हेलेन की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। जी थैंक यू कुमार भैया, मैं खोल देती हूँ थोड़ा ये ख़त्म होने के बाद प्यारा, तो आप थोड़ी जानकारी दे देना इस विषय में। जी एक मिनट। हाँ और कहाँ थे, सॉरी। हाँ तो हेलेन और हेडी स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल गए, बाबा की आज्ञा थी उनको जाने के लिए, और हेलेन की तबीयत जबलपुर में फिर बिगड़ गई। हेदी जो है वो अपने परिवार के पास जाके रहने के लिए बेताब थी। चांजी उनको बॉम्बे लेके गए, क्योंकि वहीं से उनका जाना संभव था, जहाँ पर वो एक जहाज़ पर चढ़ गए जो कि 20 तारीख को 20 अप्रैल को जो जहाज़ पश्चिम में जा रहा था, क्योंकि अब युद्ध छिड़ गया था और भारत से पश्चिम जाने के लिए इतना आखिरी जहाज़ था। ट्रैवल बिकेम टू डेंजरस और ओके वेरी गुड। तो ये जो है आखिरी जहाज़ था और इस समय यात्रा करना बहुत ही घातक था, और सभी बाकी जो यात्राएं हैं कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि युद्ध के कारण। बिफोर शी डिपार्टेड हेदी सेड टू चांजी, तो हेदी ने चांजी से कहा, टेल बाबा that physically I am going, but in spirit I will always be with him. There is none like Baba in the whole world. तो हेदी ने बड़ी भावुक होकर चांजी से कहा कि बाबा से कहना कि मैं केवल शरीर से जा रही हूँ, वहाँ रहूँगी, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा बाबा के साथ रहेगी। पूरे संसार में बाबा जैसा कोई भी नहीं है। 2 मिनट के लिए ये मदन महल के बारे में कुमार भैया और पैठनकर जी हमको बताएंगे। जय बाबा। कुमार भैया अपना माइक खोल दीजिए। जय बाबा। मला जरा हनीटस आहे का प्लीज, आणि काहीतरी चावते तर काहीकडे सुरू झालं। जय बाबा। जय बाबा कुमार भैया। हाँ जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। ये जबलपुर का एक उपनगर है। जबलपुर मेन स्टेशन आने से पहले इसका पुराना बसा हुआ बसा हट है और 11वीं शताब्दी में बना हुआ बड़ा ऐतिहासिक महल है ये। और रानी जो गौंड राजा थे, राजा मदन सिंह थे, उनका बनवाया हुआ था ये। और अपन लोग गए हैं, हम लोग गए हैं, पर बाबा से संबंधित कुछ गतिविधियां हुई है, इसलिए कभी आकर्षण रहा नहीं। वो ऐतिहासिक महल है, इतना ही जानकारी थी। अब कभी मौका मिलेगा तो जरूर उसको हम इस दृष्टि से उसको देखने जाएंगे हम लोग। जी जय बाबा। अब तो कभी मौका हमने ध्यान दिया ही नहीं, उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। जी थैंक यू कुमार भैया। जय बाबा। शैलजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय बाबा। वही है ना, रानी दुर्गावती है ना, उनका महल है ये। वही वहां जाके तो देखा है हमने, पर वो समय बाबा का मालूम नहीं था, छोटे छोटे से देखा। हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, पास ही था ये हमारे, तो हम लोग तो बहुत बार गए चढ़ के पूरा वहां तक, लेकिन वो सब मालूम नहीं था ना। अभी ये पता चल रहा है किताबों में सब पढ़ने से। थोड़ा देखेंगे, अब की बार जाएंगे तो फिर पता करेंगे वहां पर जाके। थैंक यू शैलजा जी। थैंक यू कुमार भैया।
और सही बात है, हम लोग भी जब भोपाल रह रहे थे 93 टू 98, तो हम लोग भी जबलपुर गए थे, तभी हम नाफले फैमिली से ही पूछ कर गए थे कि कोई बाबा पे में है क्या। और फिर ये 64 योगिनी मंदिर, धुआधार, भेड़ाघाट, बंदरपुरी तो तब अलाउ नहीं था और वहाँ तक जाना। और ये मदन महल भी गए थे, पर काफ़ी सारी उसके बारे में कहानियाँ बताते हैं रानी की वगैरह। पर ये बात सही है कि उस समय मुझे भी ये हमें भी पता नहीं था। धुआधार का पता था, भेड़ाघाट का पता था, 64 योगिनी का पता था, लेकिन मदन महल का पता नहीं था। लेकिन अगर बाबा किसी जगह जाते हैं तो बिल्कुल वो जगह हमसे बात करती है, हमें अच्छा लगता है वहाँ पर डेफिनेटली। मतलब वो प्रेजेंस बाबा का फील होता ही है। बाबा की जगह हम चाहे कहाँ पर भी हो, हमें पता नहीं हो, तो अच्छा लगता है, इसलिए तो आप बार बार जाते रहे वहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। As the weather became increasingly hot, थोड़ा गर्म पानी दे दो, बस हो गया, ज़्यादा गुनगुना, थोड़ा गर्म पानी दे दो बस, थकान भी जाएगी। As the weather became increasingly hot, Baba began walking the women. Sorry. As the weather became increasingly hot, Baba began waking the women earlier and earlier so that they could complete their morning chants before temperatures become uncomfortable. He also began to hand out fresh fruit and cooling beverages in the afternoon as they sat inside the bungalow with shades hung on the doors and windows. Nighttime temperatures were also becoming increasingly uncomfortable. We couldn't sleep at night, Mehra recalled. यहाँ पर हम देखते हैं, अब जबलपुर ये लोग अप्रैल के महीने में थे और हम सबको पता है इतना एक्सट्रीम वेदर होता है भोपाल, जबलपुर, हर रात के 9 और 12 बजे भी ऐसा लगता है कि तपती धूप है, दोपहर की ऐसा लगता है। मतलब फुल मून भी ऐसा सूरज जैसा लगने लगता है। हम लोगों ने भी ये खूब अनुभव किया है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा तो बाबा ने महिलाओं को और जल्दी उठने को आग्रह किया, ताकि सूरज निकल के धूप बढ़ने के पहले, टेम्परेचर बढ़ने के पहले वो अपना सारा काम आराम से ख़त्म कर सकें। बाबा उनकी कितनी केयर करते थे, उनको जूस देते थे, फ्रूट्स दिलाते थे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उनको ठंडक लगे, कोल्ड ड्रिंक्स दिलाते थे। और रात के समय में भी इतना टेम्परेचर बढ़ता था और अनकंफर्टेबल होता था, तो मेहरा माई कहती है कि हम सो नहीं सकते थे। उसे याद है, नॉनी, नोरीना एंड नदीन सेंट फॉर खसखस, कॉय मैटिंग मेड from compressed coconut husk fibers, hanging it over the windows and splashing it with buckets. Please don't make noise. Of water. The doors had to be kept shut. Each one took turns sprinkling water on the khaskhas. They put sheets on the floor to lie down. There were no fans. ऐसी गर्मी थी और फैन भी नहीं है, तो ये लोग क्या करते थे, जमीन पर सोते थे और वहीं पे चद्दर वद्दर डालकर सोते थे। और उन्होंने, आप लोगों को पता है मराठी में हम उसको वाड़ा कहते हैं, हिंदी में शायद खस कहते हैं, सुगंध आती है, तो उसके पर्दे रहते हैं कि जिसको लगाते हैं उस पर पानी, वो लोग उसको दरवाजे में, खिड़की में, प्लीज़ वो डू नॉट डिस्टर्ब डाल के जाओ प्लीज़, वो सामने है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो ये लोग है ना, दरवाजा और खिड़की पर वो पर्दे डाल देते थे खस के, और बारी बारी से उस दरवाजे पर और खिड़की पर वो पर्दों पर पानी डालते थे ताकि थोड़ी सी ठंडक उनको मिल जाए। और फैन भी नहीं थे। तो ये जो है एक आइडिया देता है कि कैसे कैसी स्थिति में कोई प्रिंसेस है, कोई महारानी, मतलब ये जैसे नदीन तालस्टाय है, राजघराने की है, कोई एंटरप्रेन्योर है, ऐसे लोग कैसे कैसे माहौल में रहे, केवल और केवल अपने प्रियतम प्रभु के लिए, बाबा के लिए, बाबा के प्रेम के खातिर। On Friday, April 21, while engaged in his must work, Baba embarked on a fast
declaring to the women, many big events will take place all over the world. तो 21 अप्रैल शुक्रवार के दिन बाबा ने मस्त कार्य करते हुए और उपवास भी रखा और महिलाओं को बाबा ने कहा कि काफ़ी सारी बड़ी घटनाएं इस समय विश्व में होगी. His sustenance consisted of 1 cup of black tea in the morning and a glass of orange juice at night. Mani recorded that he told the woman, I will be working in Mastashram. If I feel I might break fast on 12th day or continue indefinitely. This news is not to be put in the Meher Baba journal and no fuss to be made. He maintained the fast for 11 days. तो जैसे जैसे विश्व की स्थिति बदलती थी, युद्ध की स्थिति बदलती थी, वैसे वैसे बाबा की कार्य प्रणाली, कार्य भी बदलते थे. अब यहाँ ने मस्त कार्य तो बाबा गहरा कर ही रहे थे, साथ ही बाबा ने उपवास रखा. और जहाँ पर केवल बाबा एक कप ब्लैक चाय लेते थे, काली चाय लेते थे सवेरे, और रात को ऑरेंज जूस लेते थे, संतरे का रस पीते थे. मनी लिखती है कि बाबा ने महिलाओं को बताया कि वो बाबा मस्त आश्रम में कार्य करेंगे. बाबा कहते हैं, इफ आई फील आई माइट ब्रेकफास्ट, यदि मुझे लगा तो मैं 12 दिन के बाद 12 दिन में मेरा उपवास तोड़ूंगा, अदरवाइज मैं इंडेफिनेटली, मतलब कितना भी इंडेफिनेट रहता है ना, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, इंडेफिनेट स्ट्राइक, तो मैं इंडेफिनेट स्ट्राइक रखूंगा. लेकिन इस खबर को मेहर बाबा जर्नल में छपनी नहीं है, ना ही किसी को बताना है, ना ही इस बात को बढ़ा चढ़ाना है. और बाबा ने 11 दिन तक ऐसे प्रकार का उपवास किया, 11 days. In late April and early May, Chanji brought his nieces, Arnawaz and Nargis, as well as Katie's sister Bohar, to Jabalpur. तो अप्रैल के अंत और मई के शुरू में चांजी ने उनकी जो भतीजियाँ थी, अर्नवाज, दादा चांजी और नरगिस को, और साथ ही में केटी ईरानी की बहन जो है गोहर डॉक्टर, इसको जबलपुर वो लेके आए. The 3 young women were on their summer holidays. He also brought Rustum and Frenni's daughters, Meheru and Nagu, as well as their old brother Jangu. तो साथ ही में चांजी अपने साथ में रुस्तुम और फ्रेन्नी की जो बेटियां हैं मेहरू और नागू, इनको भी लेके आए. और साथ में 1 साल का उनका भाई था जंगू, तो उसको भी लेके आए. अभी जंगू जी की जो पत्नी है वो नासिक में रह रही है, सरोज के बंगले में, एमी नाम है. और हम जाके मिले थे उनसे, पूरा उन्होंने बंगलो हमको घूम के दिखाया. बाबा कौन से रूम में सोते थे, बाबा का जो बाथरूम है, कौन सा बाथरूम था, वो उन्होंने अभी भी ऐसा प्रिजर्व रखा है. बाबा का डाइनिंग टेबल, बाबा कहाँ खाना खाते थे, बंगले का कौन सा हिस्सा बाबा मैंने स्वयं बनवाया, सारा उन्होंने घूम के बताया. तो एमी जो है वो जंगू जी की वाइफ है, अभी भी है नासिक में. अब मैं इसलिए यहाँ बात छेड़ रही क्योंकि जंगू का नाम आया. और अब उनको ये जो सरोज बंगलो या सरोज गैरेज का जो भी, मतलब गैरेज तो उन्होंने बेच दिया, पर जो बंगलो है नासिक में प्राइम जगह पर है, बड़ी जगह है, सुंदर जगह है. काफ़ी सारी जो जगह है, महिला, पाश्चात्य महिलाओं का जो पहला आश्रम नासिक में था, वो तो अब वहाँ एक सोसाइटी हो गई सुंदर, और वो तो चली गई जमीन. लेकिन ये अभी भी बंगला है और उसको ये बेचना है. और एमी ने मुझे कहा कि शी विल बी हैप्पी इफ सम बाबा लवर परचेसेस इट. तो या तो बाबा प्रेमियों का ग्रुप बनाओ, या जिसको किसको आपको ये खबर देनी है, चाहे पाश्चात्य बाबा प्रेमी हो, चाहे रईस बाबा प्रेमी हो, चाहे बॉम्बे को, आप ज़रूर ये खबर देना मुझे. एमी खुद प्रॉपर्टी में डील करती है, तो मैंने उसको बड़ा दुख जताया. बोलती मैं अभी इसको, मैं भी बूढ़ी हो रही, मैं मेंटेन नहीं कर सकती हूँ. जाहिर है, बाप रे, उसका घर मतलब एक बहुत बड़ा, एक अपना म्यूजियम से भी ज़्यादा बड़ा म्यूजियम है, इतना सुंदर है. पुराने बाबा के फोटो है, कई सारी चीज़ें हैं, हाथ लगते ही पेपर का टुकड़ा हो जाते हैं.
ऐसे सारा है उसमें, लेकिन संभाल के रखा है उसने, और एक म्यूज़ियम से भी बहुत बड़ा है। तो मैंने उसको बोला तो बोले मैं आई विल बी हैप्पी, तुमको जिसको कहना है तुम कहो, बोलती है। तुम देखो अगर कोई बाबा प्रेमी खरीदता है तो कम से कम बाबा का वहाँ पर कुछ तो मेमोरियल जैसा होगा, जैसे गुरु प्रसाद का बनाया है बाबा का थोड़ा सा। तो लेकिन अगर बाबा प्रेमी के अलावा कोई बनाएगा तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएगा, कुछ तो आएगा। इसके लिए बाबा प्रेमियों को ग्रुप बना के, अगर जिसके पास पैसा है, ये बात को आगे करना है। एनीवे चलो। डिस्पाइट बाबा's visit in March, Friendly's condition had worsened and she was no longer able to care for the children. जैसे कि हमने पिछले बार देखा, फ्रेंडी जो है रुस्तुम की वाइफ और मेहरा की बड़ी बहन, बाबा ने उसको ब्लू बस टूर में शामिल नहीं किया। इसके लिए 18 दिन का उसने उपवास रखा था, आप लोगों को याद होगा। हंगर स्ट्राइक किया था, कुछ भी नहीं खाना पीना, और अंत के 10 दिन तो पानी भी नहीं पी थी। तो बहुत उसका हड्डी का सांपला केवल ढांचा रह गया था। बाबा उसके लिए खास गए थे जबलपुर से उसको मिलने, नासिक। आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले बार पढ़ा। अब उसने उपवास तोड़ दिया, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होते गई। अपने छोटे से बच्चे का भी वो केयर नहीं ले पा रहे थे। सो इसके लिए Baba first made Sunamasi responsible for Jhangu, but she was so busy with the work he had already assigned her that he asked Naja to care for him. But she was busy too, and when she felt unwell, Khoshad was next in line. And when she was too busy, Baba would take him on walks so that she could get her work done. Despite everyone's attention, the toddler contracted diphtheria. छोटे बच्चे का देखो, बाबा के होते हुए, ईश्वर के होते हुए कैसा हाल होता है। बाबा ने खुद उसके एक ही है, लेकिन अगर उसका ही भाग्य ऐसा है तो मदर, उसकी माता बीमार, वो उसका केयर नहीं कर रही हूँ, और माता वहाँ नगर में, वो बच्चे को यहाँ भेज दिया। तो पहले बाबा ने उसकी जिम्मेदारी जंगू को संभालने की सुना मासी को दे दी, लेकिन सुना मासी बहुत बिजी थी अपने कार्य में, क्योंकि बाबा ने उसको ऑलरेडी कुछ काम दिया था। तो फिर बाबा ने नाजा को बोला कि जंगू को संभाले, लेकिन नाजा भी बहुत बिजी थी। और जब नाजा बीमार हो गई तो बाबा ने खुर्शीद को बोला कि उसका नंबर आ गया जंगू को संभालने का, क्योंकि 1 साल का बच्चा है, उसको तो केयर देनी पड़ेगी ना। तो खुर्शीद भी बहुत बिजी थे। तो फिर बाबा स्वयं उसको अपने साथ घुमाने ले जाते थे, वॉक्स पे जाते थे, कि जब तक खुर्शीद का काम निपट जाए बाबा स्वयं जंगू की देखभाल करते थे। देखो, डिस्पाइट इतना सब ने उसका ख्याल रखा थे, फिर भी उसको डिप्थेरिया हो गया। Meanwhile, on April 27, 1 week after beginning his fast, Baba had asked Mani to produce a pantomime to be presented in 6 days' time, featuring Chamberlain, Hitler, and Mussolini as the main characters. Mani, who served as the ashram's de facto playwright, was always delighted to oblige. Delia Dillon called her a theatre in herself, and Norina, who had years of stage experience, observed that with her talent, Mani might have been a Hollywood star. वंडरफुल थी मनी माई, रियली। मुझे भी याद है, हम तो बचपन में बहुत खेले उनके साथ। वो क्या करते थे, हमारे घर में आई ना तो पेपर नैपकिन पिंक कलर का था, उसके मुस्ताच बनाई, दाढ़ी बनाई, और यहाँ पर मुस्ताच लगा दी विदाउट एनी गम एंड ऑल दैट। दाढ़ी को भी उन्होंने कैसा यहाँ पर अटका दिया मुझे मालूम नहीं, और ऐसा करके वो मुस्ताच भी हिलाती थी, दाढ़ी भी हिलाती थी, पपेट ऐसा दीवार पर ये छाया जो है उंगली की करके शो देते। वंडरफुल बियॉन्ड वर्ड्स। मनीमाई का शब्द तो यही पे वो कहती है, डेलिया टेलन जी है, वो कहती है मनीमाई के लिए कि मनीमाई स्वयं अपने आप में एक थिएटर थी, परिपूर्ण थिएटर थी। मनीमाई वॉज एक्सलेंट इन राइटिंग द शो, मेकिंग द, उसका पूरा मतलब स्क्रिप्ट बनाने से, डायलॉग से लेकर उसको कोरियोग्राफी, डांस, उसका क्या कहते हैं उसको, कपड़े, मेकअप, सब कुछ इतना बढ़िया बनाती थी। वो तो हमेशा खुश थी। तो बाबा ने क्या किया कि 27 अप्रैल को बाबा के उपवास के शुरू में
बाबा ने मनी को बोला कि एक नाटक बना ले, एक प्ले बनाने का लिए, और उसमें समय कितना दिया? 6 दिन का केवल, 6 days टाइम। चैलेंजिंग काम था। और उसमें क्या फिर बाबा ने स्वयं कहा किसको किसको फीचर करना है, किसके ऊपर प्ले बनाना है? चैम्बरलिन, लंदन का प्राइम मिनिस्टर, चैम्बरलिन, हिटलर, मुसोलिनी, ये मेन कैरेक्टर्स रहेंगे। देखो ईश्वर की नीति, इस युग के अवतार की नीति। इस अवतार काल में बाबा ने, इस अवतार ने अपने सभी कार्य प्रतिनिधिक रूप में किए हैं। वहां युद्ध चल रहा था, यहाँ बाबा ने उस युद्ध के जो 3 मुख्य किरदार है उनके ऊपर नाटक लिखने के लिए मनी को कहा। और मनी जो है ये स्वयं ही नाटक लिखना, प्ले राइट, और इसको तो खुशी हो गई ये सब लिखने के लिए। नोरिना मैचबेली, जिसका इतना अनुभव था, वो लिखती है, नोरिना हु हैड इयर्स ऑफ स्टेज एक्सपीरियंस, बेहतरीन एक्ट्रेस थी नोरिना मैचबेली, बहुत प्रसिद्ध थी, आपने पढ़ा होगा उस समय में, जाने में वो तो प्रिंसेस थी ही, लेकिन रंगभूमि का उसको बड़ा अनुभव था और बहुत पॉपुलर थी, वो प्रसिद्ध थे। वो कहती है कि मनी इतनी टैलेंटेड थी, इतने उसमें ये खूबियाँ थी, इतना भरपूर उसका ये सब ज्ञान था रंगभूमि का, कि वो स्वयं एक अच्छी हॉलीवुड स्टार बन सकती थी, हॉलीवुड स्टार। Money cast plump and round-faced Katie as as Mussolini, while tall and thin Rano played British Prime Minister Lord Chamberlain, carrying his ubiquitous British braille. Mehru and Nagu were given supporting parts as other world leaders. Mani herself assumed the role of Hitler, with the dark curl plastered to her forehead. Although no mention is made of Hitler's unmistakable mustache, नहीं लगाई थी, यहाँ पर नहीं है. The play was enacted in perfect silence on May 3, the occasion of Manu's 20th birthday. And although Baba found it highly entertaining, it became clear when Great Britain declared war on Germany exactly 4 months later that he had used the performance to facilitate world events. तो ये प्ले होने के एग्जैक्टली 4 महीने के पश्चात इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध पुकार दिया। तब ये पता चला कि बाबा ने इस परफॉर्मेंस के द्वारा इस युद्ध का आयोजन ऑलरेडी किया था। तो मनी ने क्या क्या कास्टिंग कैसा किया, अब किसको किसको कौन सा रोल दिया, तो सुंदर यहाँ पर दिया है, कम शब्दों में दिया है कि एकदम गोल ऐसा एक फेस वाला जो है मुसोलिनी का रोल जो है वो किटी ईरानी को दिया। लंबे और दुबले पतले जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे लॉर्ड चैम्बरलिन का रोल उसने राणो गेली को दिया, क्योंकि राणो गेली लंबी और दुबली पतली थी, आप लोगों को याद होगा। और उसी प्रकार से कैरिंग हिज ब्रिटिश ब्रेली, और वो मेहरू और नागू जो थे छोटे छोटे थे, तो उनको भी कोई सपोर्टिंग रोल दे दिया, जो कि फ्रेंडनी और रुस्तुम के बेटियां थी। और मनी ने स्वयं हिटलर का रोल किया, और बिल्कुल वहाँ कर्ल वर्ल ऐसे सब बाल का उसने ये किया, लेकिन साथ ही, और वो लोग बाहर से कोई मटेरियल नहीं मंगा सकते थे, ये सब के लिए जो अवेलेबल है उसको ही उनको रिसोर्सेस उपयोग में लाने थे। और साथ ही में यहाँ लिखा है कि मुस्ताच का कुछ दिया नहीं है, लेकिन बिल्कुल दूसरी जगह उसका रेफरेंस है कि मुस्ताच भी लगाई थी, वो तो मनी का फेवरेट ये था एटम था। और बिल्कुल साइलेंस प्ले था ये, इसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे। मूक चित्रपट आपने देखा है, लेकिन ये मूक नाटक था,
तो 3 मई को ये मूक नाटक हो गया, जो कि मनु का बर्थडे था, 20वां बर्थडे था, और बाबा ने इसको बहुत पसंद किया. Baba and the woman celebrated Kippy's 4th birthday on May 5 by dressing her in a flower-bedecked bonnet, accompanied by cold drinks and a round of happy birthday. Several days later, Baba would raise 2 puppies of intermediate breed and give them to Elizabeth to care for. He named them Bingo and Jingo. तो चौथा जन्मदिन मनाया गया किसका पता है? एलिजाबेथ का जो एक कुत्ता था किप्पी, इसका जन्मदिन बनाया गया और काफ़ी सारा उसको फूलों वूलों से सजा के कोल्ड ड्रिंक हैप्पी बर्थडे बोला गया. और इसके बाद में ये हाइब्रिड ब्रीड का आयोजन किया गया कुत्ते में भी, और उनका नाम बिंगू जिंगू रखा गया. Baba also marked Kippy's birthday by taking the woman back to Marble Rocks for a long evening outing and moonlight boat ride on the Narmada. ये क्या कहेंगे, सोने पे सुहागा. एक कुत्ते का बर्थडे बाबा इतना जोरों शोरों से मना रहे हैं, मतलब क्या इम्पोर्टेंस होगा उसके. तो उसके किप्पी के बर्थडे पर महिलाओं को बाबा फिर नर्मदा नदी पर बोटिंग के लिए लेके गया. वो भी कैसे? चांदनी रात में, फुल मून पे नर्मदा पे बोटिंग का अनुभव कुछ खास ही रहता है. वो भी बंदरकुदी तक बोट गई. बंदरकुदी ऐसी जगह है जहाँ दोनों तरफ के जो मार्बल के संगमरमर के पहाड़ है बहुत नजदीक है, नैरो है, डिस्टेंस दोनों पहाड़ के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, सटीक है, नैरो है, कम है, सटी जगह है. नदी सटी जो हो जाती है, वहाँ छोटी जगह हो जाती है. कहा जाता है कि बंदर एक जगह से कूदकर दूसरी जगह की दूसरी मतलब नदी पार किए बिना ऊपर से एक पहाड़ से कूदकर दूसरे पहाड़ पर जा सकते हैं, इसके लिए उसका नाम बंदर कूदी रखा है. लेकिन जब हम गए तब एक विशिष्ट पॉइंट था, उसके आगे उन्होंने मना किया कि अब वहाँ पर मना है, बोले मगरमच्छ बहुत है. और इसके लिए जब हम गए थे 1995 to 98 के बीच में, तब उन्होंने कहा था कि आगे जाना मना है. लेकिन उस समय बाबा महिलाओं को फुल मून में रात को बोटिंग उस नर्मदा में बंदरकुदी के आगे तक बाबा लेके गए थे. अब बंदरकुदी का अनुभव बहुत अद्भुत है. यहाँ नाफड़े भाऊ है, शैलजा जी है, और भी लोग होंगे भोपाल के जिसने देखा है. दोनों तरफ अब तो थोड़ा सा पोल्यूशन के कारण पहाड़ थोड़े काले हरे हो गए सुना है, लेकिन उस समय पूरे सफ़ेद थे, पूरा फुल मून, और उसमें चमकने वाले सफ़ेद सफ़ेद दोनों तरफ के पहाड़, नर्मदा का पानी, रात का समय, बोट में बाबा, कई सारी बोट में बाकी महिलाएं बाबा के साथ. तो क्या इतना अद्भुत अनुभव उस समय कई सारी महिलाओं को मिला कि शायद किसी किसी को अपना पूर्व जन्म भी याद आया जो कि राम के साथ था. और यही अद्भुत कहानियां अब हम आगे संक्षेप में पढ़ने जा रहे हैं. थोड़ा सा पहले ब्यौरा आपको दिया क्योंकि हम इतना ही जानते हैं कि बाबा भेड़ाघाट गए, चांदनी रात में गए, बंदरकुदी तक गए. लेकिन उसका महत्व देखो कि संस्कारों को ये करना है तो कैसा रहता है. हर एक कृति जो होती है अवतार या सद्गुरु की आध्यात्मिक हेतु से ही प्रेरित होती है. एनीवे, तो किपी का बर्थडे जन्मदिन मनाने के लिए बाबा सभी महिलाओं को फिर नर्मदा पर बोटिंग के लिए लेके गए. In fact, Anna was recalled 2 excursions on the river. Baba first took us there during the day, and the rocks shone like diamonds in the sunlight, she wrote. Another time he surprised us with an evening boat ride. As we floated down the river, the rocks, chalk white in the moonlight, provided a silent backdrop for Baba's majestic beauty. I can still see every detail, the narrow river, the rocks on both sides,
and Baba sitting serenely in the boat. But while my memory of the scene is detailed and vivid, the feeling Baba gave me is beyond description. ये कौन है? अरनवाज दादा चांदी। उसको एक अद्भुत अनुभव वहां पर आया। उसने अनुभव को नहीं साझा किया, लेकिन उस स्थिति का पूरा वर्णन किया है कि चांदनी रात है, शांत सीरीनली बाबा बैठे हैं शांति से, दोनों तरफ एकदम जो खड़ू रहते हैं ना, लिखने का चौक कितना सफ़ेद रहता है, ऐसे सफ़ेद संगमरमर के पहाड़ चमकती चांद में चमक रहे हैं। और वो कहती है कि बाबा ने उस समय मुझे जो कुछ अनुभूति दी है, ये शब्दों से परी है, मैं उसको शब्दों में बांध नहीं सकती है, ऐसा अरनवाज ने कहा है। वो कहती है कि इस नदी पर 2 बार बाबा हमको लेके आए। एक बार दिन में भी लेके आए, तब सूरज की रोशनी में एकदम हीरे जैसे ये पहाड़ संगमरमर के चमक रहे थे। और दूसरी बार बाबा ने हमें आश्चर्यचकित किया ये रात की बोट राइड से। और कहीं किसी दूसरे किताब में आया कि उसके लिए उनको वो नाविक को ज़्यादा पैसे भी देने पड़े थे। एकदम नैरो रिवर है और दोनों साइड पत्थर है, पहाड़ है। गाई माई, अब ये अरनवाज का अनुभव हमने देखा। आगे हम देखेंगे गाई माई क्या कहती है। गाई माई मतलब एरेज की माता जी, गाई माई जैसा वाला। गाई माई's एक्सपीरियंस वॉज इक्वली मेमोरेबल। ठीक है। She was riding in one boat and in the other she saw Baba and Mehra silhouetted by the moonlight, reminding her of the Ramayana and Ram and Sita's boat ride across the Ganges. Afterward, when Baba asked her, "Did you like the boat ride?" she replied that she had. When he asked if she had any special memory of it, she told him, "I felt that we were reliving that scene that took place thousands of years ago." Meherwan recalled years later, Baba was very pleased with that. कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको सुने ध्यान से। I was actually expecting some responses here. चलो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी में बताती हूँ। थैंक यू दाई। कि गाई माई जो है वो भी इस समय थे। उसने अपना अनुभव जो बहुत चकित करने वाला है, उसका एकदम संस्मरणीय अनुभव वो कहती है कि वो दूसरी बोट में थी, और वो एक बोट में थी और आगे दूसरी बोट में बाबा और मेहरा बैठे थे। वो चमकती चांद की रोशनी में, और जब उसने मेहरा और बाबा को दूसरी बोट में दिखा तो उसे ऐसा लगा कि ये सीन उसने पहले भी अनुभव किया है। कब? हजारों साल पहले रामा के टाइम में राम और सीता को उसने इसी तरह देखा था बैठे हुए, वो अनुभव। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको एकदम लगता है अरे ये पहले भी मैंने कभी देखा है, चाहे स्वप्न में हो कहीं हो, लेकिन इस तरह वहां पर प्रत्यक्ष वो अनुभव, जब वो बाबा के साथ राइडिंग कर रही थी तो उसे एकदम से लगा कि वो भूतकाल का 1000 साल पहले का उसको याद आया। उसकी मेमोरी चली, मतलब वो याद आए उसको, और केवल उसको ये भास नहीं था, ये वास्तव में महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके बाद में बाबा ने उसे पूछा कि तुम्हें बोट राइड कैसी लगी, और तब उसने कहा कि, और बाबा ने ये भी उसे पूछा कि एनी स्पेशल मेमोरी ऑफ इट। बाबा ने पूछा कि तुम्हें बोट राइड कैसी लगी, इसके बारे में तुम्हारी कोई खास यादगाश है क्या? ये बाबा ने जब उसे पूछा तब उसने बाबा को उत्तर दिया कि मुझे ऐसा लगा
कि जो 1000 साल पहले जो इवेंट हुआ था, इसको हम फिर से रिलीव कर रहे, ऐसा मुझे लगा। और उसके इस उत्तर पर बाबा खुश हो गए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। मतलब बाबा और गाय माई का संबंध इतने सालों से था, राम के काल से। ठीक है, इसके लिए मैं चाहती थी कि आप लोग इसको ध्यान से सुने। बाबा used the boat ride as an opportunity for a discourse, लेकिन ये बोट राइड को बाबा ने प्रवचन देने के लिए उपयोग किया। अब जो बाबा ने दिया है प्रवचन सॉरी, बीच बीच में थोड़ा गर्म पानी पीऊंगी। ये यहाँ पर ऐसा है ना, बादल वाला माहौल। बाबा used the boat ride as an opportunity for a discourse. बाबा कहते हैं, do you have any idea of how fortunate you are? I am sitting here with you, playing with you, talking with you, giving you my company, while elsewhere there are many who cannot die because they want to see me. They thirst for my darshan, but still I do not meet them. बाबा स्वयं ये कह रहे हैं कि तुमको पता है, थोड़ी भी भनक है, कल्पना है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम मेरे साथ बैठे हो, मेरे साथ खेलते हो, मेरे साथ बात करते हो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी देता हूँ, जबकि वहाँ हजारों है जो मर नहीं सकते हैं, केवल वो मुझे देखने के लिए तरसते हैं, और फिर भी मैं उनको मिलता नहीं हूँ, मेरा दर्शन उनको देता नहीं। There is one recluse in the mountains whose eyelashes touch the ground. He is leaving for my darshan, but I do not go and see him. There is another who is 700 years old, whose hair has grown so long it touches the ground, as if rooted there. He neither eats nor drinks, but only longs for me, and yet I do not see him either, though he craves to see me. बाबा आगे कहते हैं कि वहाँ पहाड़ों में एक ऐसा सन्यासी है जिसकी ये भुवई कहते हैं ना, आईलैशेस, जो आंखों के बाल होते हैं, ये बढ़कर जमीन को टच कर रहे। मतलब कितनी उम्र होगी उसके। वो केवल मेरा दर्शन पाने के लिए जीवित है, परंतु मैं जाके उसको देखता नहीं, मिलता नहीं। दूसरा है करीब 700 साल की उम्र है उसकी, 700 साल का बूढ़ा है, जिसके बाल इतने बढ़ गए हैं कि वो जमीन पर अब लगते हैं, टच करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, जैसे कि वहीं पर एक पेड़ के मूली जैसे वो जमीन पे से उसके बाल उग गए, इतने बाल लंबे हो गए हैं। ये 700 साल का बूढ़ा ना खाता है ना पीता है, केवल मेरे लिए तड़पता है, और फिर भी मैं उनमें से किसी को मिलता नहीं, भले वो मेरे लिए तड़पते हैं। Why do I call you all here to me and allow you my company? It is because for births on end you underwent privations by performing austere penances of which you have no idea. That is why you are here with me now. बाबा आगे कहते हैं, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया मेरे साथ यहाँ रहने के लिए और मेरे कंपनी क्यों अनुमति दी, पता है तुम्हें? क्योंकि कई जन्मों तक तुमने कई सारी तपस्याएं की है, कई सारी तपस्या झेली है, कई सारे कष्ट झेले हैं, जिसकी तुमको कल्पना तक नहीं है,
और उस आपके जन्म जन्म के पुण्य के कारण आज तुम यहाँ मेरे साथ। आपको कल्पना नहीं कि आपका मेरे साथ होना, मेरा आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना, खेलना, कंपनी देना कितना महत्वपूर्ण है वास्तव में। Work also continued on plans for the Universal Spiritual Center in Mandla. Baba had scheduled a trip there on April 10, but then cancelled it. Instead, he arranged for private talks to be given by several of the main Mandali and Western women to local leaders to appraise them of his intentions. तो यहाँ पर बाबा का जो लेक्चर है वो बाबा ने अपना छोटा सा डिस्कोर्स पूरा किया। कब दिया था? बोट राइड के, नर्मदा की बोट राइड पर चांदनी रात में बाबा ने ये दिया। और वास्तव में भाग्यशाली है हम जो हम बाबा के पास है। चाहे आपने बाबा का भौतिक दर्शन किया हो ना किया हो, बाबा ने आपको अपने लव सर्कल में लाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनका दामन छोड़ के कहीं जाना नहीं। अभी कल ही सर्कुलर आया है ट्रस्ट का, और उसमें वो आग्रह करते हैं कि फोकस ऑन बाबा। उसका सार यही है, ये इर्द गिर्द ये गुरु वो ये सदगुरु है, क्या करना है? कोई सदगुरु है भी तो। बहुत बड़ा कहीं प्रोग्राम हुआ है, किसी ने अपने आप को सदगुरु कहा, होगा या नहीं होगा, हमें उसके बारे में अच्छा भला कुछ भी नहीं कहना है। हमारे पास हाईएस्ट ऑफ द हाई है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो बिल्कुल यहाँ वहाँ कोई गुरु, कोई साधु, कोई देवी देवता को जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ केवल बाबा की किताबें पढ़ते हैं, सब मिलके पढ़ते हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई नहीं। जहाँ ऐसा कोई अपने आप को बताता है आप वहां से दूर रहिए, ऐसा वो सर्कुलर है कि केवल बाबा पर फोकस करो। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सेंटर मंडला में आना था, इसकी बात हो गई, इसके योजना शुरू हो गई। मंडला जबलपुर में यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सेंटर की आइडिया ये पाश्चात्य महिलाओं की थी। बाबा ने कभी इनको हतोत्साहित नहीं किया। तो बाबा ने 10 अप्रैल की जो ट्रिप थी मंडला जाने की, वो कैंसिल कर दी। इसके बदले बाबा ने क्या किया? अपनी तरफ से गिने चुने कुछ लोगों को वहां पर, कई सारे मंडली को, पुरुष मंडली को, पाश्चात्य महिला मंडली को, वो जो स्थानीय लीडर्स थे, लोग थे, उनसे बात करने के लिए, भाषण करने के लिए बाबा ने अपनी तरफ से भेज दिया। बाबा के रिप्रेजेंटेटिव, बाबा के बंदे। He also arranged for a public presentation there in May. इसी प्रकार से मई में लोगों को भी इसके बारे में अप्रेज करने के लिए बाबा ने योजना बनाई। The lineup of speakers was impressive and sure to draw crowds. जाहिर है बाबा ने चुने हुए लोग हैं तो उनके भाषण बहुत प्रभावी थे और बहुत भीड़ जमा हो गई भाषण सुनने के लिए। प्रिंसेस नोरीना, a Countess Nadine, and an MA PhD lecturer in philosophy at the Morris College, नागपुर। देखो कैसे रथी महारथी थे बाबा के। कौन था? एक MA PhD जिसने लंदन से PhD की, जो मोरिस कॉलेज नागपुर में फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, अपने CD देशमुख। जो राज प्रिंसेस थी वो नोरिना मैचबेली, जो काउंटेस थी, मतलब वही राजघराने वाली, वो नदीन तॉल्स्टॉय रशिया की। इनको बाबा ने अपनी तरफ से भाषण करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए भेज दिया। Chanji called Norina and Nadine personalities in the international world, and Baba would dispatch them to speak on his behalf on many occasions. तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाली ये दोनों महिलाएं थी, और कई बार बाबा अपनी तरफ से उनको बात करने के लिए, भाषण करने के लिए भेजते थे। साथ ही में हमने देखा भाऊजी को कभी बाबा भेजते थे, एरज को कभी भेजते थे। जब बाबा का काम है
चाहे वो बुक रीडिंग हो, भाषण करना हो, उतनी ईमानदारी से उसको परफॉर्म करना है। लेकिन कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के बंदे हैं, बाबा की आज्ञा से वहाँ गए हैं, अपने आप को प्रोक्लेम करने या अपना बढ़ावा करने के लिए नहीं। और यही रीति से ये लोग भी हमेशा कार्य करते रहे। कभी बाबा ने भेजा है करके उनका ईगो फूला नहीं, कभी उन्होंने अपने आप को आगे रखा नहीं बाबा से आगे। आपने हमेशा देखा है, हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि मंडली जन की हमेशा कोशिश होती थी, और इसी प्रकार से वो बाबा के आने वाले नए पुराने सब भक्तों को कि बाबा पर ही फोकस करना है। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, हमने कभी इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं, चाहे मंडली हो, किसी का बर्थडे हो, कुछ हो, क्योंकि ध्यान पूरा बाबा पर होता था। तो इस प्रकार से इन लोगों को बाबा ने अपनी तरफ से बात करने के लिए प्रतीत यश लोगों को द MA PhD लेक्चरर वॉज डॉक्टर CD देशमुख। अब आगे एक दूसरा आया है होमवर्ड राउंड, मतलब ये जो जर्नी 1938 के दिसंबर महीने में शुरू हो गए थे। हालांकि वो प्लान थी कश्मीर तक, लेकिन कश्मीर बाबा ने बीच में ही कट ऑफ कर दिया, दिल्ली से ही वापस लौटे थे। तो अब ये पहली यात्रा का अंतिम पड़ाव शुरू हो गया ब्लू बस टूर का, और किताब का नहीं, पहली ब्लू, ऐसे 4 ब्लू बस टूर है। तो वो ये अंतिम पड़ाव में अब घर वापसी, इनकी घर वापसी कैसे है, कहाँ कहाँ पर वो गए, और वो जो अजंता की खास लेनी है उसमें क्या अनुभव लोगों को हुए, जिस प्रकार से अभी हमने अनुभव किया कि महिलाओं को क्या अनुभव है या नर्मदा की वो राइड में। इट वॉज नॉट जस्ट फन और प्लेजर, उस तरीके से कभी बाबा की ट्रिप को देखना भी नहीं। बाबा आंखों से, मन से कभी ओझल नहीं होना चाहिए, दिल से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे मन में, दिल में बाबा ही दिमाग में होना चाहिए। नथिंग इज प्लेजर ट्रिप। पर हमें यह सोचना है, ओ बाबा कैसे आए होंगे, कैसे बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, ये सब करके बाबा को ही याद करना है। तो अब ये लोग वापस जा रहे, होमवर्ड बाउंड। अब यहाँ ये पढ़ने के पहले सुंदर भावपूर्ण पत्र है, छोटे मेहरवान जसावाला ने 1939 में बाबा को लिखा है। वो बाबा को लिखते हैं, मेहरवान्स लेटर टू हिज मार्बल कंपेनियन। बाबा स्वयं उससे, उसके साथ कंचे खेलते थे। हमने पिछली बार देखा कि बाबा ने उसको कंचे खेलना सिखाया, कि कूद कूद के, घूम घूम के, गोल गोल घूम के बाबा ने उसको दिखाया कि उंगली कैसी पकड़नी है, कंचा कैसा पकड़ना है, हिट कैसा करना है, ये सब हमने देखा पिछले बार। अब बाबा वापस जा रहे हैं, तो इन लोगों को बाबा ने जबलपुर रहे थे, आगे बाबा गए हैं, तो वो बाबा को लिखता है, छोटा मेहरवान जो बाबा से बहुत प्रेम करता था और बाबा भी उससे प्रेम करते थे। वो लिखता है, छोटे बच्चे का हैंड राइटिंग है, आई एम सॉरी, मैं भी घर जाने के बाद शायद या कल मैं इसको, क्योंकि कल भी हम यही किताब आगे पढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है मैं उसको कोशिश करूंगी स्क्रीन प्रेजेंटेशन की। टुडे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम सॉरी। माय डियरेस्ट एंड बिलोव्ड श्री बाबा, डियर बाबा, I feel so lonely without you, as there is no one to play marbles with me. I think of my Baba and tell Mama to take me to you. Dear Baba, won't you call me quick? Please do so. Your loving Merwan. छोटा बच्चा है, कितना प्यारा पत्र है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो लिखता है, मेरे सबसे प्रिय बाबा, श्री बिलवड श्री बाबा लिखा है। आगे कहता है, प्रिय बाबा, तुम्हारे बिना मैं इतना अकेला महसूस करता हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ कंचे खेलने के लिए कोई मित्र नहीं है। मैं आपके बारे में ही सोचता हूँ और मम्मा को बताता हूँ कि बाबा को बोल दो, डियर बाबा को तुम ये बोल दो कि मुझे जल्दी बुलाओ, प्लीज डू सो। मैंने मामा को बोला कि तुमको, एंड टेल मम्मा टू टेक मी टू यू, सॉरी, तो मम्मा को मैंने कहा है कि वो मुझे आपके पास लेके आए। डियर बाबा, वोंट यू कॉल मी? प्रिय बाबा, आप मुझे नहीं बुलाओगे? क्विक, प्लीज डू सो, जल्दी जल्दी मुझे बुलाओ अपने पास।
आपका प्यारा मेहरबान, बहुत प्यारा पत्र है। आगे हम पढ़ते हैं। In mid-May of 1939, a little more than 5 months after setting out for Delhi, Meher Baba decided that it was time to return home. He sent some of the men back by rail with Muhammad and the servants. Baba also ordered Gai Mai, Manu, Meherun, and Meherwan, as well as Banu Masi, Dadi, and Sam, to stay behind in Jabalpur. Jangu, who was still critically ill, was left in the care of Jalkerawal. तो मई के मध्य में 1939 में अब ये ब्लू बस टूर की वापसी शुरू हो गई। 5 महीने से अधिक काल के लिए ब्लू बस टूर चला था। 5 महीने से अधिक काल ये बाहर इस प्रकार घूम रहे थे। अब बाबा ने ये निश्चित कर लिया कि अब वापस घर जाने का समय हो गया। इसके लिए उसने बाबा ने पुरुषों को मोहम्मद और बाकी नौकरों के साथ ट्रेन से आगे भेज दिया और कुछ सामान भी फिर उनके साथ जाता था। साथ ही बाबा ने गाई माई, मतलब जो जसा वाला परिवार पूरा था, गाई माई, उनकी बेटियां मनु और मेहरू, उनका बेटा मेहरवान, इनको साथ ही बानु मासी, दादी केरावाला और सैम केरावाला, इनको बोला कि आप पीछे जबलपुर में ही रहना। जंगू, छोटा बच्चा 1 साल का जो नासिक का था, फ्रेंड और रुस्तुम का बेटा, जंगू हु वाज स्टिल क्रिटिकली इल वाज लेफ्ट इन द केयर, और जंगू अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार था, तो इनको जाल केरावाला की निगरानी में जबलपुर में ही रखा गया। बाई नाउ देखो लोग बाबा के लिए क्या क्या नहीं करते थे। इस तुलना में यदि हम अपने आप को जोखेंगे, हम क्या करते? कुछ नहीं करते। क्या क्या बाबा के लिए लोग किसको पालना, किसको देखना, किसको रखना, कितना कुछ करते थे। बाय नाउ समम वाज डूइंग, अच्छा याद आया, आई एम सॉरी, थोड़ा आगे इससे याद आया, इतना कुछ लोग बाबा के लिए करते हैं। हम बाबा की किताबें रीप्रिंट करवाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तब कोई सज्जन आके अपनी जेब से खर्चा करके कष्ट उठा के किताब छपाता है। काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमारे मनोहर लोंधे इतना कर करके फिर उनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया, फिर भी थैली में किताबें उठा उठा के बेच रहे। अरे 40 रुपए की किताब है। हमारे बम्बई में तो 40 की चाय भी नहीं आती, और आपकी जगह आती होगी तो 2 कप ही आएगी। ये किताब खरीदना इतना मुश्किल काम है। इतना बड़ा आपका घर है, इतने सारे कचरे जैसे ढेर सारे कपड़े बर्तन पड़े होंगे, ये किताब के लिए जगह नहीं है आपके पास। क्यों नहीं आप लोग किताबें खरीदते बाबा की? ये बाबा के शब्द है, आपके घर में आशीर्वचन रहेगा। कभी तो आप पढ़ोगे, आपके अपने पढ़ेंगे, अपने बच्चे बेटी बहू पढ़ेंगे। कृपा करके जो देशपांडे भाऊ ने छपाया है सत्याचे स्फुल्लिंग, ये भी बाबा की किताब है, मराठी में है। स्पार्क्स ऑफ ट्रूथ का ट्रांसलेशन है। लाइफ एट इट्स बेस्ट, जीवन कैसा जीना चाहिए, जीवनाचा सर्वोच्च पदी, केवल 40 रुपए की किताब है। स्पार्क्स ऑफ ट्रूथ केवल 80 रुपए की किताब है। 1 2 नहीं, 5 5 10 10, अगर 10 भी किताब खरीद ली तो कितना हो गया? 400 रुपया हो गया। देशपांडे भाऊ की 10 ली तो कितना? 800 रुपया होगा। वो 5 ये 5 10 दोनों मिलके 10 ले लो। आपने जो है, आपके प्रियजन है जिनका जन्मदिन है, शादी है, मैरिज एनिवर्सरी है, आप किसी के घर गए हैं, दूसरा कुछ ले जाने के बदले ये गिफ्ट लेके जाओ। कोई अपने घर आया है, वो ब्लाउज पीस दो, साड़ी दो, टॉवेल दो, कोई बाद में पूछता, इसके बदले ये दे दो। इट्स सच अ प्रेशियस गिफ्ट। आपका इतना एहसान वो मानेंगे कभी ना कभी, जो आप बाबा कहते कि स्पिरिचुअल मदद, किसी की आध्यात्मिक मदद आप करेंगे और आपके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ेंगे निस्वार्थ भाव से। प्लीज ये जो है सत्याचे स्फुल्लिंग, देशपांडे भाऊ को कांटेक्ट करो अगर अभी तक खरीदी नहीं तो, और मनोहर लोंधे जी को कांटेक्ट करो, जीवनाचा सर्वोच्च पदी, ये किताब है। अभी बेचारे आए हैं लेकर के, देखो
ये जीवनाचा सर्वोच्चपदी, ये किताब बाबा ने स्वयं मेरे पिताजी को खुद दस्तखत करके दी थी। अब वो कोई चुरा के लेके गया मेरे पास से, वो बात और है, ये वो भोपाल की घटना है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वहाँ पर एक एग्जीबिशन हमने बाबा के प्रोग्राम के दौरान रखा था हॉल में, बैंक के हॉल में। खैर, तो कहने की बात है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण किताबें हैं हमारे संग्रह में। अगर कोई पहले भी है, पुरानी प्रति है, तो भी वापस ले लो। मेरे पास है, मैंने उनसे कहा, उसका सॉफ्ट कॉपी भी है, फिर भी मैंने 30 किताबें खरीदी। पूछो, अगर झूठ लगता है तो मनोहर भाऊ को पूछो, रखी है, दे दूंगी किसी किसी को। मैं बेच तो नहीं सकती हूँ, लेकिन गिफ्ट तो दे सकती हूँ। तो ये जो है जीवनाचा सर्वोच्चपदी आपको मेहराबाद में किशोर के दुकान में मिलेगी, मनोहर लोंढे के पास मिलेगी, मेहर नज़र में मिलेगी, मेहर बुक हाउस में भी उसको देने का प्रयास चल रहा है। सत्याचे स्फुल्लिंग जो है वो मेहर बुक हाउस हैदराबाद का उसमें अवेलेबल है, या इन लोगों को बोलो। एनीवे, हम अपनी बात आगे चलते हैं, 4 ही मिनट बचे हैं। ये मैं इनको भी कहा था, मेहर बुक हाउस में भी काफ़ी सारी किताबें होती है, हैदराबाद का ऑनलाइन सेंटर है ये बुक शॉप, है ना। तो ये किस सिलसिले में, हाँ, तो जाल केरावाला के पास जंगू को छड़ा ताकि वो उसकी मदद करे, उसकी निगरानी करे, उसकी देखभाल करे। लोग बाबा के लिए क्या नहीं करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, थोड़ा ये सोच के दिल बड़ा कर लीजिए। बहुत है बाबा का दिया आप सबके पास, और नहीं भी है तो भी एक किताब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक ड्रेस मत खरीदो, सिंपल जीना जियो और बाबा के कार्य में लगाओ, कोई बात नहीं है ना। जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी से, दिल से बाबा के कार्य में आपका यज्ञ है ऐसा समझ के मदद का आपको मौका मिला है, खरीद लीजिए। उनको बोलने का ये नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं मेरे पास है, नहीं नहीं मेरे सेंटर। अब ये बड़े बड़े सेंटर 15 और 25 और 10 प्रतियां लेते हैं, मुझे बड़ा ताजुब लगता है। एनीवे तो और क्या कहना था कुछ, ये गिरिधर कुलकर्णी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सेशन में कहूँगी, ये तो कुछ कहेंगे नहीं बेचारे, वो तो चल रहा है। बाय नाउ, अच्छा 2 ही मिनट बचे हैं, किसी को और कुछ कहना है, पूछना, यहाँ हम रुक जाते। हाँ, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। क्योंकि ना थोड़ा सा ये नई जगह है, जस्ट आए थे, जैसे तैसे बैठे हैं, बाबा ने करवा लिया था, गए हैं, और 2 ही मिनट बचे हैं, तो आज हम यहाँ रुकते हैं और कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। कल भी जुड़ना बिल्कुल, और यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। होमवर्क ग्राउंड तो बहुत सुंदर अनुभव है, यहाँ हम अजंता की कौन सी लेने में बाबा गए, वहाँ कैसे कैसे अनुभव आए महिलाओं को, यह हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और आज आप लोगों को कुछ बताना है, पूछना है, बात करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाहर तड़म तड़म ताशा चल रहा है, बारिश हो रही है, और उम्मीद करते हैं बाबा की जिन जगहों को देखना है, कैसे बाबा अभी कराते देखेंगे, बारिश कैसे रुकती है, कल अगर रुकेगी, डॉक्टर वासुदेव कुछ मदद करेंगे तो कुछ बाबा के स्थान देख पाएंगे यहाँ पर। अरे वाह, आज अहिंसा है तो अहिंसा से आरती सुनेंगे, और किसको प्रार्थना का मौका, मधुकर डोंगरे, जय बाबा। अच्छा बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रही थी, हाँ 1938 या 36 में बाबा आए थे जबलपुर, तो 25 दिसंबर को, तो हर 25 दिसंबर को वहाँ पे प्रोग्राम होता, वहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे बाबा, वहाँ पे जहाँ बोटिंग वोटिंग होती वहाँ से सब दिखती है, पंचवटी वगैरह, तो वहाँ हर साल कार्यक्रम होता है बाबा का 25 दिसंबर को। हाँ 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 हाँ, भेड़ा घाट में। थैंक यू शैलजा जी, बात सही है। और वहाँ पर वो गेस्ट हाउस अभी भी है, अच्छा सजा धजा के उसको कलरिंग वलरिंग करके अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी जगह है। कहते हैं, मैं गेस्ट हाउस तो गई नहीं हूँ, या शायद देखा है तो मुझे याद नहीं है।
थैंक यू इस जानकारी के लिए। लेकिन अभी समय हो गया प्रार्थना का। संतोषी वर्मा जी ने कहा था आज वो प्रार्थना करना चाहती है। जय बाबा, अब तुरंत शुरू कीजिए संतोषी वर्मा जी, बाद में अहिंसा जी आरती करेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 मेरी आवाज आ रही है ताई क्लियर? जी जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत हो और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त